नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है 1809 अमृतसर की संधि के बारे में पूछा गया है। और पिछले वीडियो में हमने इस संधि को डिस्कस भी किया था शायद। तो अमृतसर की संधि कभी 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि भी। और ये किसके किसके मध्य हुई, तो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई। और इसके तहत एक तरह से चिनाब नदी को राजा रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा मान लिया गया। अगला क्वेश्चन है 1782 ईस्वी, इस दौरान सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि अर्थात जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। और यह युद्ध सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो याद रखना है, ये आपसे सीजीएल में पूछा गया था। 1931, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट। अगला ऑप्शन है 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई, तो पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य हुई। जयसिंह कौन है, तो मुगल सेनापति, आमेर के राजा थे जयसिंह। और ये इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अर्थात जयसिंह के सेनापति थे। तो ये जयसिंह औरंगजेब के सेनापति थे। तो औरंगजेब ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठा शासक, मराठा राज के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने पुरंदर की संधि करने के लिए शिवाजी को बाध्य कर दिया। और इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले सौंपने पड़ते हैं मुगलों को। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अमृतसर की संधि कभी, तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। और दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। और अगला ऑप्शन है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। अगला ऑप्शन है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है किसके लेखक कालिदास हैं। तो मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। विक्रमोर्वशीयम के लेखक कालिदास हैं। विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम के लेखक भी कालिदास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा ये भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। डूरंड ये भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। भारत अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान की सीमा कहाँ मिलती है,
भारत अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान की सीमा पीओके में मिलती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो डुरंड रेखा है, मतलब पीओके, ये भारत का अभिन्न अंग है। इस आधार पर भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ मिलती है। तो सबसे छोटी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा भारत और अफगानिस्तान की है। इसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सीमा नहीं मिलती है, क्योंकि पीओके वाला भाग पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इस आधार पर वास्तव में तो नहीं मिलती है, लेकिन पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो इस आधार पर वो मिल रही है। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और दूसरा पॉइंट यहां से याद रख सकते हैं, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम भी, ये डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी मध्य है, अफगानिस्तान। तो डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है। अगला ऑप्शन है मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है, भारत एवं चीन। अगला ऑप्शन है शून्य सीमा। तो शून्य सीमा रेखा ये कहां है, किसके मध्य है? तो भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य शून्य सीमा रेखा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैकमोहन भारत एवं चीन की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी वाला भाग जो लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो 3 भागों में बटा है मैकमोहन रेखा, अर्थात भारत और चीन की सीमा रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है, डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य तथा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोहन भारत एवं चीन के मध्य, शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य है। तो इस आधार पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है उच्च सदन, सही है, राज्यसभा उच्च सदन है। दूसरा ऑप्शन है सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। 1952 में इसका गठन हो गया, तब से आज तक लगातार राज्यसभा चल रही है, इसका कभी विघटन नहीं हुआ है, न इसका कभी कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों को होता है। प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष। तो ये पॉइंट जो है ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो अगला ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है कि गठन 1952 में। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? अप्रैल 1952 में गठन हुआ। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष, और यह उच्च सदन है। और राज्यसभा के गठन के बारे में जानकारी आर्टिकल 80 में दी गई है, तो ये भी याद रखना होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पर यह आपका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? पहला ऑप्शन है बंगलुरु। बंगलुरु में क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। और बंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है, यहां पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है, ये भी याद रखना। तिरुवनंतपुरम, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहां पर क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। अगला ऑप्शन है चांदीपुर। चांदीपुर से क्या करता है? डीआरडीओ अपनी मिसाइलों का टेस्ट करता है। डीआरडीओ मिसाइल का परीक्षण करता है।
तो डीआरडीओ मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर से करता है। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ? जनवरी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके प्रमुख कौन है? समीर कामत है। ऐसे इसरो का फुल फॉर्म क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कभी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में है। और ये जो डीआरडीओ है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसरो के प्रमुख हैं, अभी इनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, अभी हम बता देंगे इनका नाम। अगला ऑप्शन है चेन्नई। चेन्नई में क्या किया कि समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया चेन्नई से। समुद्रयान मिशन को चेन्नई से लॉन्च किया गया। तो समुद्रयान मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने चेन्नई से लॉन्च किया गया। दूसरा पॉइंट यहां से नोट कर सकते हैं चेन्नई के बारे में कि ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का आयोजन चेन्नई में किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी 2 मिसाइल, इसका परीक्षण जनवरी 2023 में हुआ। तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया गया है वो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। चांदीपुर कहां पर है? उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है ये 344। इसमें राजभाषा आयोग का उल्लेख है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 344 में है। 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर थे। 348 में क्या है? इसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने कार्य अंग्रेजी भाषा में करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने कार्य अंग्रेजी भाषा में करेंगे, ये बात कही गई आर्टिकल 348 में। अगला ऑप्शन है 343। 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। तो आर्टिकल 343 में बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। संघ मतलब भारत सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। लेकिन इसी के साथ साथ अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगला ऑप्शन है 351, आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में बताया गया है कि भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। हिंदी का प्रचार प्रसार करे। हिंदी का प्रचार प्रसार करे, भारत सरकार का लक्ष्य है। अर्थात भारत सरकार को आर्टिकल 351 के तहत यह निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करे आर्टिकल 351 के तहत। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो आर्टिकल 343 के तहत। और ये जो सभी आर्टिकल है 344 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक, ये भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 17। और ये राजभाषा से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। तो इसमें सभी भाषाओं के बारे में बताया गया है कि संघ की भाषा क्या होगी, अर्थात भारत सरकार की कामकाज की भाषा क्या होगी, प्रांतों की भाषा क्या होगी, प्रांत सरकारों की कामकाज की भाषा क्या होगी, इन सभी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है इसमें राफेल नडाल। राफेल नडाल, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता इन्होंने। और क्या इन्होंने जीता? फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता इन्होंने। नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीता? तो इन्होंने विंबलडन ओपन
2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। और कौन सा खिताब जीता इन्होंने, तो इन्होंने यूएस ओपन 2023, याद रखना है 2023, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता। कार्लोस अलकराज, इन्होंने कौन सा खिताब जीता, यूएस ओपन 2022, यूएस ओपन 2022 का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता। तो इनका नाम याद रखना, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने, स्पेन के हैं राफेल नडाल। नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के हैं, विंबलडन ओपन 2022 का खिताब जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसमें नोवाक जोकोविक ने पुरुष एकल का खिताब जीता और महिला एकल का खिताब जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की हैं वो। कार्लोस अलकराज ने यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। अगले क्वेश्चन, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अलकराज ने। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि गोपिका वर्मा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है ये। और इससे संबंधित कौन है, गोपिका वर्मा। अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया ओडिसी, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इससे संबंधित कौन है, तो केलू चरण महापात्र, बहुत पूछा जाता है इनका, केलू चरण महापात्रा। अगला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। और इससे संबंधित कौन है, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। अगला ऑप्शन है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। और इससे कौन संबंधित है, तो इससे भरत मुनि संबंधित है, इनका नाम याद रखना है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तो पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है, पूछा गया है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार आईसी चिप का प्रयोग हुआ। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और अगर पांचवी पूछा जाए तो वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चले, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया गया। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। तो इस आधार पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा गया, तो पहला ऑप्शन है उर्जित पटेल। तो ये आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। और वर्तमान में ये किस पोस्ट पर हैं, तो वर्तमान में उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कहां पर है, चाइना में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, 2016 में हुई। और ये चाइना में है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, उर्जित पटेल के उपाध्यक्ष हैं। ये पेपर में आपसे पूछा गया, इसे ध्यान में रखना है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। वर्तमान में गवर्नर आरबीआई के किस नंबर के, 25वें नंबर के। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे।
और एक पॉइंट हम वहाँ बाय मिस्टेक भूल गए थे बताना, तो उससे अब याद आ गया हमें कि इसरो के प्रमुख कौन है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ हैं। तो उस समय हमें याद नहीं आ रहा था, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रमुख वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कोई पॉइंट उस समय प्रेजेंट टाइम में याद ना आए, कुछ देर बाद याद आया, तो हमें अभी याद आया, तो एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं। अगला ऑप्शन है ओसबोर्न स्मिथ। तो ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार मिला। तो इन्हें पद्मश्री भी मिला है। एक बार 2022 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि कौन से ऐसे वाद्य यंत्र के वादक हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे देश के जो सभी पद्म पुरस्कार तथा भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह खान, इनको पूछा जा चुका है ऐसे कौन से शहनाई वादक हैं जो सभी पद्म पुरस्कार तथा भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह खान इनका नाम पिछली बार सीएचएसएल में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। तो इन्हें पद्मश्री मिला 1961 में, इन्हें पद्म विभूषण मिला 1968 में, और इन्हें पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में, और इन्हें भारत रत्न मिला 2001 में। 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर को भी मिला था, तो लता मंगेशकर के साथ इन्हें भी भारत रत्न मिला। तो तीनों पद्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, कौन, बिस्मिल्लाह खान। इनका संबंध किससे है, शहनाई वादन से। तो इनका नाम याद रखना होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां होगा। तो गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, जिसमें योगासन में पूजा पटेल ने स्वर्ण पदक जीता। ये भी आपसे पूछा गया है। तो गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। और चौथा ऑप्शन है आपका गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में गोवा में होगा, राष्ट्रीय खेल। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। तो हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, और इसमें पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में यूपी में होंगे। तीसरे खेलो इंडिया 2022 वाले कहाँ हुए थे, कर्नाटक के बंगलुरु में हुए थे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट याद रखना है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। तो 37वें खेलों का आयोजन गोवा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो भारत की अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है लगभग। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर। पीओके वाला क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ मिलता है। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भूटान के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। तो रियल में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है, और वैसे सैद्धांतिक रूप से देखें तो अफगानिस्तान के साथ है। श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि है, इसके साथ स्थल सीमा नहीं लगती है, पाक जल संधि। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है, इसको याद रखना है, जो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, या अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है श्रीलंका का ये पाक जल संधि। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा गया तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा।
तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, ये पुरुष थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन हो गए? राकेश शर्मा। या पहले व्यक्ति कौन हो गए? राकेश शर्मा। पहली भारतीय महिला कौन होगी? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा। पहले भारतीय महिला कौन है? तो वो कल्पना चावला। तीसरा ऑप्शन है यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, दुनिया के अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, दुनिया में सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गए? तो यूरी गागरिन गए। ये किस देश से हैं? सोवियत संघ अर्थात रूस से। चौथा ऑप्शन है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, दुनिया में पहली महिला अगर कोई अंतरिक्ष में गई तो वो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये किस देश से हैं? ये भी रूस से है। तो दुनिया में सबसे पहले अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजा रूस ने। किसे भेजा? यूरी गागरिन को। ये पुरुष थे। और दुनिया में सबसे पहले किसी महिला को अगर अंतरिक्ष में भेजा तो भी रूस ने भेजा। वो कौन थी महिला? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। पहली महिला कल्पना चावला। तो आपसे महिला के बारे में पूछा गया तो कल्पना चावला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नामीबिया से लाए गए 8 जो चीता हैं वो किस नेशनल पार्क में रखे गए? किस नेशनल पार्क में रखे गए? तो पहला है कुनु नेशनल पार्क। कुनु नेशनल पार्क ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है कुनु नेशनल पार्क। तो यहीं पर चीता नामीबिया से लाके रखे गए हैं, इसी कुनु नेशनल पार्क में। दूसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, जिसका प्राचीन नाम है हिली नेशनल पार्क, फिर नाम बदल कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम बदल कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इससे रामगंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। और ये किस राज्य में? उत्तराखंड में है। बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर, तो यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अगला ऑप्शन है पन्ना। तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना बीएसआर भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो पन्ना बीएसआर यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का 12वां बीएसआर है। 12वां और अनंतिम, मतलब सबसे नवीनतम बीएसआर जिसे मान्यता प्रदान की है। भारत में 18 बीएसआर हैं, 18 में से 12 बीएसआर को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी है। 12वां बीएसआर कौन सा है? पन्ना। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, तो ये एमपी में है। अगला ऑप्शन है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? सुंदरवन नेशनल पार्क में। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और अगला ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। ये जो गिर नेशनल पार्क है ये कहां पर? गुजरात में है। और ये फेमस है एशियाई शेर के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गुजरात में। गुजरात में कहां पर? गिर के वनों में या गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा? कुनु नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ये बहुत पूछा जा रहा है हाल ही के एग्जामों में। मणिपुरी, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा ऑप्शन है थांगटा, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। तीसरा ऑप्शन है वांगला, ये मेघालय का उत्सव है, मेघालय का महोत्सव है, यह उत्सव है। वांगला मेघालय में मनाया जाने वाला महोत्सव। गतका ये पंजाब और सिख समुदाय के लोगों, पंजाब में सिख समुदाय के लोगों का मार्शल आर्ट है ये। तो पंजाब में सिख समुदाय के लोगों का ये मार्शल आर्ट है गतका।
तो आपसे थांगटा के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर का आंसर थांगटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो पहला ऑप्शन है रिक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता मापक स्केल है, ये भूकंप की तीव्रता मापने का ये स्केल है, यंत्र है। दूसरा ऑप्शन है सिस्मोलॉजी। ये क्या? भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिस्मोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर। ये वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, दाब मापक। चौथा ऑप्शन है अमीटर। इससे विद्युत धारा को मापते हैं। इससे विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से 15 मार्च के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।